बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑपरेटिव टीचिंग के हवाले से। इससे पहले हमने एक लेक्चर दिया था। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है, कोर्स कोड 8611। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्पज़ ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग का मकसद क्या होता है। ठीक है, कोई टीचर अगर कोऑपरेटिव टीचिंग को यूज़ करता है तो इसका मकसद क्या हो सकता है। ठीक है, जब हम कोऑपरेटिव टीचिंग को इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या हमें फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। तो ये सारे जो ये सवालात आ सकते हैं पेपर में इस तरह से। तो इसके लिए हम यहाँ पर बुनियादी तौर पर 4 जो बेसिक रीज़न्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन किया। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्टिव लर्निंग होता है सबसे पहले कोऑपरेटिव लर्निंग के नतीजे में क्या होते हैं, एक्टिव लर्निंग होते हैं। एक्टिव लर्निंग क्या होता है, एक्टिव का मतलब होते हैं ना तैयार रहना, ठीक है, रेडी रहना, यानी बच्चे अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, अपने इल्म को हासिल करने के लिए वो खुद तैयार होते हैं। ठीक है, टीचर की या किसी और पेरेंट्स की या किसी और आदमी की उसको हेल्प की ज़रूरत होता तो है, मगर उनकी जबरी या किसी ज़ोर ज़बरदस्ती करने की उसको ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, वो बच्चे खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, इसीलिए इसको एक्टिव लर्निंग कहा जाता है। Cooperative learning helps to actively engage more children in learning than to teacher-centered or lecture-oriented methodologies। टीचिंग के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लेक्चर ओरिएंटेड मेथडोलॉजीज होते हैं, जिसमें टीचर जो है वो क्लास में आके सब कुछ वो खुद करके देते हैं और जब घंटी बजती है तो वो चले जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन उन मेथड्स का अब अभी हमारी एजुकेशन के अंदर कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, ये यानी है तो है, लेकिन वो ना होने के बराबर है, क्योंकि उससे बच्चे जो है वो अपने इल्म को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते, खुद से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। जब खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो सीखेंगे, उसको लंबे अरसे के लिए याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बाय यूजिंग मोर कोऑपरेटिव मेथडोलॉजीज इन विच स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन ग्रुप, हमें बहुत सारे मेथडोलॉजीज इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो ग्रुप की शक्ल में काम करें। ऑल स्टूडेंट आर एक्टिवली एंगेज ऑन लर्निंग टास्क, जहाँ पे क्या हो स्टूडेंट सारे अपने जो लर्निंग है उसको लर्न करने में, उसको सीखने में, अपने जो सबक है उसको सीखने में वो मसरूफ़ हो जाए। ऐसे हमें एक्टिविटीज़ रहना चाहिए, इस तरह से हमें ग्रुप बनाना चाहिए। ठीक है, हम डेली रूटीन से हट के हमें जो पढ़ाना चाहिए। डेली रूटीन में क्या होता है, हम टीचर वैसे से टीचर क्लास में जाते हैं, बच्चों को बताते आज कहाँ से पढ़ाना है, बोर्ड में हम लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, फिर हम उसको लिखते हैं। लेकिन ये तरीका आजकल सही तरह से जो फ़ायदेमंद नहीं है और ये रिकमेंड भी नहीं किया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट बिकम मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन देयर ओन लर्निंग एज वेल एज इन फेलोज लर्निंग इज अपोज टू परस्यू रिसिपिएंट ऑफ द नॉलेज। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होते हैं, स्टूडेंट अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में वो मसरूफ़ हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी करते हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, उस एक्टिविटी को करने में वो मसरूफ़ हो जाते हैं और साथ साथ में जो उनके फेलोज हैं वो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो अगर एक दूसरे को हेल्प की ज़रूरत है तो वो अपने नॉलेज का भी कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, दूसरों की हेल्प से, और वो दूसरों को भी हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप की कामयाबी ज़रूरी होता है यहाँ पे एक इंडिविजुअल की कामयाबी के लिए, तो वो दोनों साथ साथ में चलते हैं। ठीक है, और वो ये जो है अपोज़ करता है, मुखालिफत करता है पेशू तरीके से इल्म हासिल करने पर। ठीक है, पेशू तरीके से यानी लेक्चर मेथड, जिसमें टीचर जो है ना सब कुछ बताते हैं, तो इससे थोड़ा हट के है। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न टू हेल्प एंड सपोर्ट, दूसरा जो इसका रीज़न है ये कोऑपरेटिव लर्निंग को हम क्यों इस्तेमाल करें, तो इसका रीज़न ये है कि चिल्ड्रन लर्न टू हेल्प एंड सपोर्ट, बच्चे हेल्प करना सीख जाते हैं। ठीक है, सपोर्ट करना, सहारा देना दूसरों को, ठीक है, ये सीखते हैं। ये माशरे के अंदर ज़रूरी है, क्योंकि हम माशरे में रहते हैं तो हमें बच्चों के अंदर ऐसी खूबियाँ लाना चाहिए ना तालीम के ज़रिए कि वो एक दूसरे की हेल्प करें, सपोर्ट करें। कोऑपरेटिव लर्निंग इनकरेज स्टूडेंट टू सपोर्ट देयर क्लासमेट इन ए ग्रुप, यानी एक ग्रुप में वो अपने जो क्लास फेलो है उनको वो क्या करता है, सपोर्ट करता है, मदद करता है उनकी। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, एक्टिविटी कैसे करना है समझ में ना आए, ठीक है, रदर देन टू कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। जबकि दूसरे जो मेथड्स होते हैं ना उसमें वो कंपटीशन होता है, कि एक दूसरे के जो है हेल्प नहीं कर रहे होते वो। इन दीज वे स्टूडेंट कैन कंबाइन देयर स्किल एंड टैलेंट एंड हेल्प अदर, स्टूडेंट के मुख्तलिफ जो स्किल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जब आप ग्रुप में काम करते हैं ना तो किसी के पास रीडिंग स्किल होती है, राइटिंग स्किल होती है, राइटिंग अच्छी होती है, ठीक है, तो वो सीखते हैं ना बच्चों से, आपने लिखना है कैसा, इसको वी को कैसे लिखना है, एस को कैसे लिखना है, वो इस तरह से वो अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली वो सीख जाते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर हायर अचीविंग स्टूडेंट टू हेल्प स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर। ये कोऑपरेटिव लर्निंग ऐसा लर्निंग है जिसमें जो काबिल बच्चे हैं उनको वो
वो मदद करते हैं ना जो स्लो लर्नर है उनके अपने क्लास के अंदर, ठीक है? क्योंकि हमने ग्रुप में इस तरह से एडजस्ट करने हैं बच्चों को कि स्लो लर्नर भी हो ग्रुप के अंदर और जो हायर अचीविंग स्टूडेंट्स हो, ठीक है? जो काबिल लड़के हों, वो भी ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो हायर अचीविंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं स्लो लर्नर की, ठीक है? अ, द हेल्प ऑफ दिस स्टूडेंट आल्सो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है? वो एक्सप्लेन करने में किसी चीज़ की वो हेल्प करते हैं अगर इन द क्लासरूम ऑल ओवर, सारे क्लासरूम के अंदर जो है इस तरह से वो हेल्प जारी रहती है, वो मदद जारी वो सारी रहता है। तीसरा जो इसका मकसद है इसको इस्तेमाल करने का, कोऑपरेटिव टीचिंग को इस्तेमाल करने का, इंटरेक्शन बीइंग मल्टीपल डायमेंशन, यानी जब आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे एस्पेक्ट निकल के आते हैं ना, ठीक है? हो सकता है आपके ख़्याल में कुछ आइडिया हो किसी चीज़ से रिलेटेड, मेरे माइंड में जो है वो ना हो, ठीक है? तो इस तरह से डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो थिंकिंग है ना वो डिफरेंट होता है, इसलिए एक चीज़ के बारे में जब वो सोचते हैं तो डिफरेंट एस्पेक्ट वो सोचते हैं और उसका सॉल्यूशन निकल आता है। वर्किंग इन ग्रुप स्टूडेंट कैन ब्रिंग मल्टी डायमेंशन थॉट, ये देखो वो मुख्तलिफ जो सोच है ना वो आता है, ठीक है? इन डिस्कशंस ओवर ए सिंगल सब्जेक्ट, एक मसले के ऊपर, एक एक्टिविटी के ऊपर वो मुख्तलिफ तरीके से वो सोचता है, ठीक है? अगर एक बंदा सोचे तो वो उसका एक ही एस्पेक्ट हो जाता है ना, अगर दो बंदा सोचे तो दो बंदा, तीन चार बंदे जब एक टॉपिक के ऊपर सोचेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की जो राय हैं वो उसमें शामिल हो जाता है। सच रिच डिस्कशन इन जनरेशन ऑफ नॉलेज इज़ रियली पॉसिबल, इस तरह की जो डिस्कशन है, ठीक है? बहुत मुफीद जो डिस्कशन है, रिच डिस्कशन है वो हो जाते हैं और नॉलेज जो है कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, क्रिएट पैदा हो जाते हैं, ठीक है? बहुत ही कम चांस होता है इस तरह के जो अच्छे डिस्कशन और नॉलेज का कंस्ट्रक्ट हो जाना, ठीक है? जब लर्नर जो है वो आइसोलेशन में काम करे, अलग काम करे, ठीक है? उसको ग्रुप में अगर काम ना करवाएँ तो इस तरह के जो है ना डिस्कशन नहीं होते। कोऑपरेटिव लर्निंग इनेबल देम टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर and bring out a teacher might not be able to even by asking random question from a few members of the class, जब टीचर क्लास के अंदर लेक्चर मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ सवालात पूछेंगे तो वो इतना वो जो है नहीं सीख पाते हैं, जबकि स्टूडेंट ग्रुप में काम करके एक दूसरे से सवाल करेंगे, एक दूसरे के काम को चैलेंज करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सीख रहे होते हैं। तो चौथा इसका मकसद है इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग। अब कोऑपरेटिव जब हम टीचिंग को क्लास में इस्तेमाल करेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है बच्चों की। इन कोऑपरेटिव क्लासरूम वेयर मल्टीपल एंड इवन अपोजिट व्यू पॉइंट आर रिसीव्ड ओपनली, यहाँ मुख्तलिफ ख़यालात आते हैं बच्चों की तरफ से, ठीक है? क्लासरूम के अंदर कोऑपरेटिव क्लासरूम में और मुख्तलिफ़ किस्म की राय होते हैं जिसमें कुछ यकसा राय होते हैं, कुछ इख्तिलाफ भी हो सकते हैं, ठीक है? द लर्नर लर्न टू डिस्कस इन रेज़ क्वेश्चन, बच्चे यहाँ पर सीखते हैं कि हमने कैसे सीखना है, ठीक है? डिस्कस कैसे करना है और सवाल कैसे करना है, ये बच्चों को पता चलता है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट किसी टॉपिक के ऊपर सोचते हैं तो उसके माइंड में कुछ सवालात आते हैं, वो सवालात पूछे तो बाकी जो बच्चे हैं वो भी उनको भी पता चलता है, हाँ, ये सवाल बनता है, तो इसका जवाब क्या होगा? वो इस बारे में सीखते हैं। दे डू नॉट सिंपली लर्न और मेमोराइज़ द कांसेप्ट, वो रट्टा लगा के नहीं सीखते हैं, ठीक है, कांसेप्ट को। रादर दे वर्क टुगेदर टू अंडरस्टैंड, बल्कि वो सब मिल-जुल कर अच्छी तरीके से वो सीखते हैं, ठीक है, उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक्टिविटी जब आप करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। एक्सप्लोर एंड रीच एक्सप्लोर एंड रीच अ कंसेंसस और एट लीस्ट ब्रिंग ऑल थॉट ऑन वन पेज, तमाम ख़यालात को वो एक ही पेज पर लाते हैं, ठीक है? एक नतीजा बनाते हैं कोई, ठीक है? तमाम ख़यालात को यकजा करके वो आपस में एक मोतबर या एक मुनज़्ज़म किस्म की वो कंक्लूजन बनाते हैं। दिस आस्क्स फॉर डीपर इन क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ए सब्जेक्ट, ये क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आपने डायमेंशन को देखना है, ठीक है? कितने एस्पेक्ट हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को आप इसमें शामिल करें ना, तो मुख्तलिफ जो आइडियाज़ होते हैं वो आते हैं, तो उसके डायमेंशन खुद ब खुद निकल आते हैं, ठीक है? अगर आप इंडिविजुअली सोचते हैं तो आप किसी चीज़ की जो सारे एस्पेक्ट हैं, ठीक है? या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें से आप या तो आप पॉजिटिव को ले लेते हो या आप नेगेटिव को। जब आप बहुत सारे स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं ग्रुप के अंदर तो जितने भी एस्पेक्ट जो हमें पता नहीं चलते हैं इंडिविजुअली, वो दूसरे स्टूडेंट को पता चल सकता है, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा था, इसके बाद हम थर्ड जो है पार्ट इसका जल्दी अपलोड कर देंगे, तो उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हुआ होगा।